दिल्ली शराब घोटाले की तार तेलंगाना तक भी पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को आज ईडी के सामने पेश होना है। इधर शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी की जांच का रडार अब तेलंगाना तक पहुंच चुका है। ईडी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को 9 मार्च को ही पेश होने का नोटिस दिया था। हालांकि के कविता ने ईडी को खत लिखकर आज पेश होने की बात कही थी। वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए, और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। उधर शुक्रवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी। ईडी ने दलील दी थी कि मनी ट्रेल का पता करना इनके बयान में विरोधाभास है, साजिशों का पता लगाना है। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टल गई है। 2% से 12% जो इन्होंने कमीशन किया, उसमें जो 6% ये वापस लेते थे, तो ये पैसा कहाँ कहाँ गया, गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, कौन कौन से चुनाव में, किन किन हाथों में गया, इन सारी बातों का अभी खुलासा होना बाकी है। तो ईडी को जो हिरासत मिली है उसमें ये सारी पूछताछ वो मनीष सिसोदिया से करने वाले हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बिहार, रांची समेत 24 जगहों पर छापेमारी की है। तो ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव की बेटियों और लालू के करीबियों पर भी की गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार, रांची, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही ईडी की टीम ने इस घोटाले को लेकर देश भर में 24 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव की बेटियों और लालू के करीबियों पर की गई। 14 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली इस छापेमारी में टीम को 540 गोल्ड बुलियन, 1.5 किलो के आभूषण, 53 लाख रुपए कैश, 900 अमेरिकी डॉलर समेत कुछ विदेशी मुद्रा भी मिली है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले राजद के पूर्व विधायक अबू दुजाना के आवास और उनके कार्यालय पर भी ईडी ने रेड की है। जो महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी को मुंह के खाना पड़ा, तो उसके रिएक्शन में तो नेचुरली वो चाह रहे थे महाराष्ट्र टाइप की सरकार यहाँ पर उनके लिए, जिस राष्ट्र उद्धम को हटा के शिंदे को लाया, उसी तरह किसी भिंडे को लाते हैं यहाँ पर। तो उससे पहले नीतीश जी हम लोगों के साथ आ गए, तो इनकी परेशानी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हर एमएलए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी होता है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी के घर पे घुस के आप सर्च वारंट कीजिएगा, जिस तरह भी करके। वहीं लालू यादव और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई रेड को लेकर बीजेपी ने लालू पर हमला बोला है। बताएं तेजस्वी यादव कि वो 23 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। न तो वो कभी व्यापार किया, न कभी नौकरी की, क्रिकेट में भी फेल कर गए, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, तो बिना कमाए 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। राजस्थान के पुलवामा शहीदों के परिजनों की मांग का मुद्दा अब गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी के साथ अब उनकी पार्टी के नेता सरकार पर सवाल उठाने लगे। राजस्थान में वीरांगनाओं के धरना प्रदर्शन के बाद गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर शहीदों के अपमान का आरोप लगा रही है और हमले कर रही है। और अब तो सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। सचिन पायलट ने इस मामले में जांच की बात कही है। किसी को 1 या 2 या 3 नौकरी देना न देना, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है, लेकिन जो मुद्दा अगर मार्मिक है तो उसी तरह इसको डील भी करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। उधर बीजेपी गहलोत सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। तो यहाँ ये निरंकुश शासन है, सुनने वाले नहीं है। गहलोत साहब ने तो एक अघोषित इमरजेंसी सी लगा रखी है और अत्याचार पर अत्याचार राजस्थान में होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा घोर अत्याचार उन वीरांगनाओं के साथ हुआ है जिनके पति
पुलवामा में शहीद हुए थे। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सीन देश में आज़ादी से अब तक कहीं पर भी नहीं हुआ होगा जो गहलोत के निर्देश पर राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। आगे बढ़ते हैं। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से 2 मौतों की पुष्टि हुई और इसे गंभीरता से लेते हुए आज नीति आयोग ने H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस पर एक अहम बैठक भी बुलाई है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का असर देखते हुए अब केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। कर्नाटक और हरियाणा से H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से एक मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद नीति आयोग ने इसे लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। इस वायरस से लोगों के मन में कोरोना वायरस वाला दौर लौटने का खौफ जग गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि बीमार बुजुर्गों और बच्चों को H3N2 इन्फ्लुएंजा से सावधान रहने की जरूरत है। राहत की बात यह है कि मार्च खत्म होते होते फ्लू के मामले घटने के आसार हैं। ICMR के मुताबिक 15 दिसंबर से बुखार के सभी मामलों में से आधे में इन्फ्लुएंजा A का सबटाइप H3N2 है। कुल भर्ती मरीजों में से 92% को बुखार, 86% को खांसी और 27% को सांस लेने में दिक्कत हुई, 16% को निमोनिया और 6% को दौरे पड़े। H3N2 के शिकार 10% मरीजों को ऑक्सीजन और 7% को ICU की जरूरत पड़ रही है। हमने जो पिछले 1 महीने का डाटा भी देखा है, ICU में बहुत से एडमिशन जो कि इस वायरस के कारण बढ़ गए, जो दिक्कतें हुई उसके कारण हो रहे हैं। यानी हाँ, ये जानलेवा हो सकता है, बट अडल्ट में जो लोग एट रिस्क ना, उसमें इतनी दिक्कत नहीं ना। मगर हम एक नया देख रहे हैं कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें वायरस एक अलग तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है। लोगों को महीने तक खांसी आ रही है, अननेसेसरी के एक्सरेस करने पड़ रहे हैं। तो ये जो अडल्ट्स में जो ये प्रॉब्लम कर रहा है, लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, लोगों का साइनस का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो कफ है लोगों का नहीं जा पा रहा है। यानी ये वायरस दोनों ही तरीकों से हम लोगों को हिट कर रहा है अभी। यूपी के हरदोई में डीजे बजाने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले घर के अंदर विवाद, फिर घर के बाहर जमकर विवाद। तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं, जहां पाली क्षेत्र में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद पहले सिर्फ घर के अंदर हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जब विवाद के लिए घर कम पड़ गया तो दोनों पक्ष खुले मैदान में आ गए। मारपीट का आरोप गांव के ही प्रधान पर लगा है। प्रधान ने अपने परिवार के साथ मिलकर घर में घुसकर दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की है, जिसमें मां, बेटी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज हरदोई के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पाली थाना क्षेत्र में कैथा गांव की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कार्रवाई हो चुकी है। इसमें राम निवास की तरफ से अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें अग्रितर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तगणों को नियमानुसार शीघ्र ही गिरफ्तार भी किया जाए। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों से परेशान होकर 30 से ज्यादा परिवारों ने अपने मकान और दुकान बेचने के लिए वो मजबूर हो गए। लोगों ने अपने घर के बाहर दबंगों के डर से मकान बिकाऊ है के पोस्टर तक लगा दिए। यूपी के अलीगढ़ में करीब 30 परिवारों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए हैं और इन पोस्टरों पर दबंगों के डर से मकान बेचने को मजबूर लिखा है। दरअसल यहाँ रहने वाले लोग दबंगों से इतने परेशान हैं कि उन्हें अपना घर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। घरों के बाहर पोस्टर लगाने वाले परिवार का आरोप है कि दबंग आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं और उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं और भद्दे कमेंट्स करते हैं। दबंगों की मजबूरी के कारण दबंगों ने ज्यादा मजबूर कर दिया है हमें मकान बेचने पे। वहाँ बदतमीज है, बदतमीजी करते हैं। गली बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, लड़कियों से उल्टी जो टोंटे कसते हैं, माँ बाप उनके घर कहने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इसके साथ ही पोस्टर लगाने वाले परिवारों का आरोप है कि दबंग आए दिन अपने दोस्तों को बुलाते हैं और खुले में खड़े होकर शराब पीते हैं और शराब के नशे में लोगों से अभद्रता करते हैं। ये दबंगई है कुछ लोगों की,
एक परिवार है पूरा, उनने अपने दोस्तों को, बदमाशों को बुलाया, शराब पिलवाई और उन पर लाइसेंसी हथियार है, लाइसेंसी हथियार की धमकी देते हैं। आए दिन लड़कियों से बदतमीजी करते हैं। करीब है 30 से 35 लोग हैं। तो अभी मकान बेच के आप लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं? अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। पोस्टर लगाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से अब अधिक का समय हो चुका है और बख्मुत पर कब्जा करने के लिए रूस ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। वहीं यूक्रेन भी अमेरिका से मिले हथियारों की मदद से रूस पर पलटवार कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गए हैं और 1 साल पूरे होने के बाद रूस बेहद आक्रामक हो गया है। रूसी सैनिक वैगनर लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के बख्मुत में जमकर तबाही मचा रहे हैं, जिसका जवाब यूक्रेन के सैनिक अमेरिकन मेड M119 होवित्जर तोप से दे रहे हैं। रूस ने बाखमुत में अपने घातक हथियारों से जमकर तबाही मचाई है और कुछ दिनों पहले ये लग रहा था कि रूस जल्द ही बाखमुत को पूरी तरह से तबाह कर देगा। बाखमुत को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान चुके थे कि बाखमुत में स्थिति बेहद नाजुक है। लेकिन अमेरिका से मिले हथियारों के बाद यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर बाखमुत में मोर्चा संभाल लिया है और रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। रूस बाखमुत के साथ साथ यूक्रेन के पश्चिमी शहरों को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस इन शहरों में अपने S-300 मिसाइल से हमले कर रहा है, जिसकी वजह से शहर की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है और रूसी हमले में नागरिकों को गंभीर चोटें आई हैं। अमेरिका और थाईलैंड की सेनाओं ने कोबरा गोल्ड के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। साल 1982 में दोनों देशों के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए रिपोर्ट। ताबड़तोड़ चलती गोलियां और आग बरसाते गोले, जगह जगह खतरनाक टैंकों की तैनाती और लगातार होती फायरिंग। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये युद्ध नहीं बल्कि युद्धाभ्यास है। लेकिन इस युद्धाभ्यास में हालात पूरी तरह युद्ध जैसे ही बनाए गए हैं। ये अमेरिका और थाईलैंड की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है, जिसमें 600 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और युद्ध में पैदा होने वाली हालात से निकलने के लिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को कोबरा गोल्ड नाम दिया गया है। कोबरा गोल्ड थाईलैंड, अमेरिका और 27 देशों के बीच सालाना आयोजित होने वाला सबसे बड़ा एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास है, जो 27 फरवरी से शुरू हुआ था और 10 मार्च तक चला। इस युद्धाभ्यास के दौरान कंबाइंड आर्म्स लाइव फायर एक्सरसाइज में अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के सैनिक शामिल हुए, जिसमें इन देशों के सैनिकों ने आधुनिक मिसाइल, तोपों और लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया। इंडोनेशिया के अलगाववादी विद्रोहियों ने न्यूजीलैंड के किडनैप पायलट का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने पापुआ में संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। इंडोनेशिया के अशांत पापुआ प्रांत में अलगाववादी विद्रोहियों ने न्यूजीलैंड के किडनैप पायलट का एक वीडियो जारी किया है। जारी किए वीडियो में पायलट अपने देश और रिजल्ट से चिंता न करने की बात कह रहा है। वीडियो में पायलट कह रहा है कि उसे यहाँ पर पेट भर खाना पीना मिल रहा है। Try not to worry about me. I've been taken care of as well as can be expected given the situation. They always give me enough food, water. They provided some warm clothes for me and any medicines as required due to my lack of conditioning for the long walks that we take.
The rest of my New Zealand family, I love you all very much too. Please try not to worry too much about me. Please also will be strong and patient, and I hope that we can all be together very soon. इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र के विद्रोहियों ने इस वीडियो के जरिए पापुआ में संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। पापुआ क्षेत्र के विद्रोहियों की गिरफ्त में फंसा पायलट फिलिप मेर्टेंस घरेलू सूसी हवाई सेवा के लिए काम करता है, जिसे 7 फरवरी को फ्री पापुआ मूवमेंट द्वारा अपहरण कर लिया गया और विद्रोहियों ने किडनैप किए गए पायलट से सरकार को संदेश दिया है कि पापुआ के स्वतंत्र होने तक किसी भी विदेशी पायलट को पापुआ में काम करने और उड़ान भरने की अनुमति नहीं है और इसे ना मानने वालों के साथ ऐसा ही होगा।